नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले 5-6 वीडियोज़ में विवाह के विषय पर चर्चा की है। आज हम यहाँ पर संतान के विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संतान में देरी होने के क्या योग होते हैं, या संतान न होने के योग, पुत्र या पुत्री होने के योग, और संतान से संबंधित भाव कौन से होते हैं, और संतान से संबंधित ग्रह आदि विषयों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। दोस्तों, विवाह हमारे जीवन की आवश्यकता है और जिस तरह इंसान विवाह में देरी होने पर परेशान होने लगता है, उसी प्रकार विवाह होने के पश्चात एक समय के बाद व्यक्ति संतान के लिए भी परेशान होने लगता है। ज़्यादातर जातक व जातिका जॉब में होने के कारण या अन्य कारणों से इसमें देरी करते रहते हैं, किंतु उनको अपनी कुंडली में यह भी देखना चाहिए कि आगे यह योग उनकी कुंडली में है भी या नहीं। कई बार देरी के चक्कर में ज़्यादा देरी हो जाती है, इसलिए आपको इन मामलों में भी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संतान के लिए हम किस भाव के बारे में जानना चाहिए और संतान के जन्म के लिए उत्तरदायित्व रखने वाले घटक कौन कौन से हैं। संतान के समय निर्धारण के लिए भी हमें 3 बातों पर मुख्यतः गौर करना चाहिए। पहला योग, दूसरा दशा और तीसरा गोचर, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ विषय और हैं जिन पर भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है। वो है राशि चक्र, नवांश चक्र, सप्तांश चक्र, चंद्र कुंडली, बीज स्फुट एवं क्षेत्र स्फुट की गणना, लग्न व लग्नेश, पंचम व पंचमेश और नवम व नवमेश की स्थिति को देखना, एकादश भाव और बृहस्पति जो कि संतान के कारक हैं। इन तथ्यों पर विचार करके संतान के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुरुष की वीर्य शक्ति को बीज स्फुट और स्त्री की प्रजनन शक्ति को क्षेत्र स्फुट कहा जाता है। बीज स्फुट व क्षेत्र स्फुट की गणना संतान के बारे में जानकारी देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि यदि बीज निर्बली हो और क्षेत्र बली हो तो संतान का जन्म देरी से भी होना संभव होता है, किंतु यदि बीज बली हो और क्षेत्र निर्बल हो तो संतान का जन्म होना मुश्किल होता है। इसके बीज व क्षेत्र को 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। इसके स्वामी को अस्त या नीच नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए, और स्फुट और स्फुट का स्वामी दोनों अशुभ ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। स्फुट का स्वामी यदि स्फुट के भाव को देखता है तो यह बहुत शुभ होता है। इसके अलावा लगन से पंचम भाव व पंचमेश, लगन की स्थिति और सफुट की स्थिति एवं इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। चंद्रमा से पंचम भाव व पंचमेश और बृहस्पति का अध्ययन, यह भी बहुत जरूरी होता है। नवांश चक्र और सप्तांश चक्र में उपरोक्त ग्रहों और बीज व क्षेत्र स्फुट की स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो संतान के जन्म की शुभ सूचक होती हैं, जैसे कि बृहस्पति पंचमेश होकर बली हो, लग्नेश पंचमेश व बृहस्पति बली हो, पंचमेश बृहस्पति पर लग्नेश की दृष्टि या शुभ दृष्टि। इसके अलावा पंचम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट होने के साथ साथ पंचमेश की शुभ ग्रहों से युति। इसके अतिरिक्त लग्नेश एवं पंचमेश की युति अथवा एक दूसरे पर दृष्टि अथवा राशि परिवर्तन, यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसके अलावा लग्नेश व पंचमेश का केंद्र में स्थित होना और द्वितीयेश का बल मिलना, यह भी एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा पंचमेश का नवांशेष यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश व नवमेश की सप्तम भाव में युति हो जाए और द्वितीयेश लग्न में हो तो संतान का जन्म निश्चित रूप से होता है। पंचमेश पंचम में भी शुभ है और लग्नेश भी पंचम में हो तो संतान होना सुनिश्चित होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो संतान के जन्म में देरी की सूचक होती हैं, जैसे कि यदि कुंडली में लग्नेश निर्बल हो या पंचमेश निर्बल हो और पंचम भाव भी पीड़ित हो, या सप्तम भाव निर्बल हो और सप्तमेश भी निर्बल हो, या संतान का कारक बृहस्पति निर्बल हो,
या बीज या क्षेत्र स्फुट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, दशाएं अनुकूल ना चल रही हों, ये सब दशाएं संतान के जन्म में देरी की सूचक होती हैं। संतान के जन्म के समय निर्धारण करने में संतान देने वाले ग्रहों की दशा व गोचर का अनुकूल होना जरूरी होता है, जिसमें कि पंचम भाव व पंचमेश, नवम भाव व नवमेश, लग्न व लग्नेश या बृहस्पति, इनमें से किसी भी ग्रह की दशा संतान के जन्म के समय का निर्धारण करती है। इसके अलावा लग्न एवं सप्तांश कुंडली के पंचमेश की महादशा और पंचम में स्थित ग्रहों की दशा निश्चित ही संतान के जन्म को दर्शाती है। इसके अलावा शनि, बृहस्पति, मंगल व चंद्रमा का गोचर का संबंध व दृष्टि संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा उसी से पुत्र या पुत्री संतान का भी निर्धारण होता है, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।